कॉर्पोरेशन को ही बेच दोगे, लेकिन सीईओ तो मारे जा चुके हैं। जवाब में हॉब्स कहता है कि नहीं, उसे 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे मिलने वाले हैं और उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो लॉरा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लॉरा उसे मारते हुए यहाँ से आगे बढ़ती है, पर उसकी हील किसी जगह फंसने की वजह से वो यहीं गिर चुकी थी। उसे अब यहीं पानी के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरा मिलता है, जिसे उठाकर जल्दी से अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। और इस टाइम तक हॉब्स उसके पीछे आ जाता है। उसे कहता है कि तुम 1 घंटे तक यहीं रहोगी, और साथ ही लॉरा से पूछता है तुम जानती हो मेरी वाइफ की मौत कैसी हुई? लॉरा कहती है हाँ, वो बीमार थी। हॉब्स कहता है नहीं, वो इतनी बीमार नहीं थी कि मर जाती, उसका इलाज मुमकिन था, इसलिए मैं इंश्योरेंस वालों के पास गया। मैंने इंश्योरेंस वालों से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी वाइफ इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं है, तुम्हें अपनी बारी का वेट करना होगा। और जब तक उनके पैसे लेने की बारी आई, हॉब्स की वाइफ की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हॉब्स कहता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहते तो मेरी वाइफ बच सकती थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का मालिक एक फ्रॉड था। उसने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े बड़े घपले किए और इसी वजह से मेरी वाइफ जैसे कई लोगों की मौत हो गई। उसकी कहानी सुनने के बाद लॉरा समझ जाती है कि हॉब्स लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के मालिक से बदला लेना चाहता था, जिसके पास अब लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के सभी हीरो की इंश्योरेंस थी। अपना प्लान पूरा करने के लिए हॉब्स को 14 साल लग गए। 14 साल हॉब्स ने यहाँ पर एक सफाई करने वाले का काम किया ताकि वो अपनी वाइफ का बदला इंश्योरेंस कंपनी के मालिक से ले सके। और आज वो दिन आ गया था। सीन कट होकर हमें उस इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है, जिसके पास लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टर्स आए हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए और हमारे हीरे हमें वापस ना मिले तो देख लेना तुम्हारे साथ कितना बुरा हशर होगा। तुम्हारा फिर ये फ्रॉड या चेहरा हम सबके सामने खोल देंगे। तुम्हारे जितने भी घपले हैं वो भी सबको नजर आने लगेंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। ना चाहते हुए भी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को अपनी सारी दौलत उन्हें देनी पड़ती है और अब अपनी जिंदगी में अपने हाथ कुछ न बचने पर वो अपनी जान दे देता है। सीन्स दोबारा सेवरेज में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हॉब्स अब लॉरा को बता रहा था कि उसने इतने सारे हीरे एक साथ कैसे चुराए। वो कहता है कि मैं टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। जिस मिनट में लॉकर की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मॉनिटर पे नहीं होती थी, ठीक उस टाइम में लॉकर के अंदर जाता था। मैं डस्टबिन में डालकर वो सारे हीरे बाहर ले आया और फिर वॉशरूम में जाकर मैंने सभी हीरो को पानी में बहा दिया। ये काम मैंने बहुत मर्तबा किया और ऐसे सारे के सारे हीरे मैंने चुरा लिए बिना कैमरास की नजर में आए। हॉब्स यहाँ से चला जाता है और लॉरा यहाँ सेवरेज के अंदर हीरो को ढूंढती है। हीरो मिलने के बाद वो इसकी खबर इन्वेस्टिगेटर को कर देती है और ऐसे कंपनी को कंपनी के हीरे वापस मिल जाते हैं। इस सारी चोरी का जिम्मेदार हॉब्स को माना जाता है, जबकि लॉरा के खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला था। हॉब्स भी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो लापता हो चुका था। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन वाले चोरी किए हुए सारे हीरे मीडिया को दिखाकर ये कहते हैं कि चोरी की सारी खबर अफवाह थी। सीन सब यहीं से कट होकर प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर वो रिपोर्टर लॉरा का इंटरव्यू ले रही थी। वो लॉरा से पूछती है आखिर हॉब्स का क्या हुआ। उस दिन के बाद कभी हॉब्स लॉरा को नहीं मिला। काफी साल गुजरने के बाद लॉरा को एक बैंक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि हॉब्स ने अपने सारे पैसे जो उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिले थे वो लॉरा के नाम कर दिए थे। लेटर में उसने लॉरा से माफी भी मांगी थी, ये कहकर कि मैंने तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया। असल में उस टाइम मुझे किसी ऐसी एम्प्लॉय की जरूरत थी जो कंपनी से उगताया हुआ हो और क्योंकि कंपनी उस टाइम तुम्हें निकालने वाली थी इसलिए तुम मेरे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन थी। लॉरा अब इस रिपोर्टर को एक फाइल देकर यहाँ से चली जाती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी थी कि लॉरा ने वो पैसे कहाँ खर्च किए। लॉरा ने वो सारे पैसे उन लोगों पे खर्च किए थे जिनको उनकी जरूरत थी और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।